हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड नीट एग्जाम के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और मोमेंटम कंजर्वेशन, एज यू नो वेरी वेल, इट इज द मोस्ट important topic for the upcoming NEET examination. So attend this class with patience and watch the full classes. Further, if you visit this channel first time, then you must subscribe this channel and also share this class maximum. Let us start our today's session. And the session is based on Newton's third law of motion and finally conservation of momentum. So this is the first question of our class. A rigid ball of mass m strike a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed. The value of impulse imparted by the wall on the ball is. यहां पे एक ना बॉल को एक वॉल के साथ ना हिट किया हुआ है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपको ना 60 डिग्री गिवन है। ये वॉल है, ये नॉर्मल है, ये बॉल ऐसे ना इंसिडेंट है यहां पे कुछ इस तरीके से। अब एक बार ये देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना, ये ना नॉर्मल के साथ दिया हुआ है, ये वॉल के साथ गिवन है। ये एक बार चेक करना पड़ेगा, ये एंगल है नॉर्मल के साथ ही मेंशन है। सो जो एंगल है वो यहां पे है नॉर्मल के साथ 60 डिग्री। और फाइनली ये बॉल क्या होती है, आफ्टर द कोलिजन ये ना रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से और सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी को आप v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी को आप v2 से एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये एंगल ऑफ जिस एंगल पे ये स्ट्राइक करके वापस गई है, ये एंगल भी क्या है, 60 डिग्री है। द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल, वॉल ने ना इस बॉल पे कितना इंपल्स इंपार्ट किया, कितना इंपल्स इंपार्ट होगा, सिंपली जितना इस बॉल का ना मोमेंटम के अंदर ना चेंज हो जाएगा। अब अगर आप ना इनिशियल मोमेंटम के ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में जब आप इसको रिजोल्व करते हो विदाउट लॉस ऑफ स्पीड है, तो अगर आप देखोगे जरा ध्यान से, अगर इनिशियल वेलोसिटी को अपना v से एक्सप्रेस करते हो तो फाइनल वेलोसिटी भी v बन जाएगी। इस वेलोसिटी का ना अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसीडर करते हो तो वो बन जाता है कोसाइन 60 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करोगे साइन 60 डिग्री, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इंपल्स imparted by ball इज इक्वल टू कितना इंपल्स इंपार्ट हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। जितना बॉल का ना मोमेंटम के अंदर चेंज आया उतना ही इंपल्स क्या होगा, उसको ट्रांसफर होगा वॉल से। अब आप जरा ध्यान से देखना कितना मोमेंटम उसका ना ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो बन जाएगा उसका ना फाइनल मोमेंटम और माइनस में बन जाएगा उसका इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम के ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लीजिए जैसे यहां पे जो मोमेंटम है, अगर आप उसको ना P1 से एक्सप्रेस कर देते हो और ये मोमेंटम इस तरफ बन जाएगा P2, ये एक दूसरे को ना कैंसिल कर देंगे। इनका ना जो साइन कंपोनेंट बनेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम है, अब अगर आप ना फाइनल मोमेंटम को हॉरिजॉन्टली अगर आप ना इस डायरेक्शन को ना पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हो तो आपके पास ये वैल्यू मिलती है सिंपल। अगर आप देखो जरा ध्यान से, इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बन जाएगा, सिंपल कोसाइन 60 डिग्री, तो ये आपको मिलता है मोमेंटम एम वी कोसाइन 60 डिग्री। फर्दर इस बॉल का भी सेम मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूं मैं पहले तो यहां पे आपको ना डबल करना पड़ेगा क्योंकि इस बॉल का भी मोमेंटम फाइनल कंसीडर करना पड़ेगा। और आपको मतलब ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है बॉल, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा और इंसिडेंस के कोरस्पोंडिंग भी। सो ओवरऑल अगर आप इसको ना रिप्रेजेंट करते हो, फाइनल मोमेंटम ये आपके पास बनता है एम वी कोसाइन 60 डिग्री और माइनस में
नेगेटिव, क्योंकि ना राइट साइड को मैंने नेगेटिव कंसीडर करके चला हुआ, तो ये बन जाएगा mv कोसाइन 60 डिग्री स्टिल इज इक्वल टू, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है ट्वाइस ऑफ एम वी कोसाइन 60 डिग्री। कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1/2, तो 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इंटू वी। सिंपल, ये इंपल्स इंपार्टेड हो जाएगा m इंटू वी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल हमने ना कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया उसके मोमेंटम को, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल है, P1 साइन 60 डिग्री है, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे बाद में। नेक्स्ट वन इज ए बॉडी ऑफ मास m hit normally a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the ball is bounces back with the same velocity. यहां पे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है सिंपली, अगर आप ना यहां पे ना वॉल कंसीडर करते हो, यहां पे ना एक m मास की बॉल है, एक m मास की बॉल है, एक बॉडी, वो ना अगर जैसे ना वॉल पे इंसिडेंट हुई है तो उसका ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कितना है 0 डिग्री, क्योंकि वो इसके ना परपेंडिकुलर, ये वर्ड लिखा हुआ ना नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल 0 बन जाएगा सिंपली। जैसे ही ये इस पे हिट करेगी उसके साथ के साथ क्या हो जाएगा, ये ना रिबाउंड होने लग जाएगी। सो अगर आप इसका ना इनिशियल मोमेंटम कंसीडर करते हो, इनिशियल मोमेंटम आप इसको कंसीडर करते हो, तो ये बन जाएगा m इंटू वी, ये इसका ना इनिशियल मोमेंटम है। और फाइनल जब आप इसका मोमेंटम कंसीडर करते हो, ये इसका ना फाइनल मोमेंटम है, इसको आप ना माइनस m इंटू वी। मान लीजिए राइट साइड को आप ना पॉजिटिव मान के चलते हो और लेफ्ट साइड को ना नेगेटिव मान के चलते हो। अब मोमेंटम क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। द इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज, बॉडी को ना कितना इंपल्स एक्सपीरियंस होगा। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे जब आप ना इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इंपल्स तो कितना हो जाएगा, सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। सो चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, इसका जो फाइनल मोमेंटम है उसमें से अपना इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्टिल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यहां पे कितना है माइनस के m इंटू वी, इसमें से आपके सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल मोमेंटम, वो भी है m इंटू वी, स्टिल इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस ऑफ m इंटू वी। ये इंपल्स है और ये इंपल्स वेक्टर सेंस में है, तो यहां पे अगर आप इंपल्स का ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m इंटू वी। अब ट्वाइस ऑफ m इंटू वी कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ये ना थर्ड ऑप्शन में है, क्योंकि इंपल्स भी क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को तो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये सिंपली मोमेंटम में चेंज होने की वजह से ना, और मोमेंटम का चेंज इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, और मान लीजिए एक डायरेक्शन में अगर आप ना मोमेंटम को पॉजिटिव मानते हो, उसके अपोजिटली वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये ना एक्शन रिएक्शन को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्शन रिएक्शन को। न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड, न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉल है जिसका मास कितना है 1/2 kg, उसकी स्पीड आपको गिवन है 12 मीटर पर सेकंड। एक होल्ड बॉल को ना स्ट्राइक किया 30 डिग्री विद द बॉल। अब ये एंगल ना बॉल के साथ दे रखा है 30 डिग्री, सो नॉर्मल के साथ कितना बन जाएगा 90 में से ये एंगल आपको ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री। सो ये जो हमारा ना आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कुछ उसके जैसा ही ये बनने वाला है क्वेश्चन। अगर आप यहां पे ना नॉर्मल ड्रॉ करते हो और एक बॉल मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, तो यहां पे ऐसे ना हिट करेगी वो। अब ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। सो अंडरस्टूड है ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री। जितने एंगल पे इंसिडेंट है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि ये एंगल भी कितना बन जाएगा 60 डिग्री। फर्दर इफ इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, सेम स्पीड में मान लीजिए v क्या है इंसिडेंट जो इनिशियल स्पीड, और v भी क्या है इसकी फाइनल स्पीड बन जाएगी, एंगल सेम है 60 डिग्री। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल, अब जो बॉल है ना इस वॉल के साथ जो उसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यानी कि जब कोलिजन हो रहा है ना, वॉल दीवार पे हिट कर रही है तो वो कितने टाइम के लिए हिट कर रही है,
वो टाइम भी आपको इस बार गिवन है। इस बार एवरेज फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ना कि इंपल्स की वैल्यू। तो टाइम कितना बन जाएगा 0.25 सेकंड। सो यहां पे आपके क्या पूछ रखा है, एवरेज फोर्स की वैल्यू पूछ रखी है सिंपली। और एवरेज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंपल्स तो प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के चेंज के, फोर्स और जो हम इंपल्स फाइंड आउट करते हैं ना वो भी एवरेज इंपल्स होता है। दूसरा एवरेज फोर्स की अगर आप बात करते हो वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। हेयर अगर आप इसको ना लिखोगे, हेयर सॉरी, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ऐसे आप इसको ना एक्सप्रेस कर सकते हो। स्टिल इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आपको गिवन है। चेंज इन मोमेंटम जब आप कंसीडर करते हो तो आपको सिंपली फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम ये कंसीडर करना पड़ेगा, और इसको फिर ओवरऑल ना टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टिल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस डायरेक्शन में जब आप इसका ना वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे भी कैंसिल हो जाएंगे, जो ये इसके साथ बनेगा साइन 60, यहां पे बनेगा साइन 60, कैंसिल हो जाएंगे तो कोसाइन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एम वी कोसाइन 60 माइनस में माइनस ऑफ एम वी कोसाइन 60 और डिवाइड में कितने टाइम के लिए 0.2 सेकंड के लिए, जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपको गिवन है। स्टिल इज इक्वल टू, अब कोसाइन 60 की वैल्यू होती है साइन 30 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 ट्वाइस को कैंसिल कर देगा तो सिंपल आपके पास न्यूमिनेटर में बन जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई 0.25 को अपना 25 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 25 100 ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स मास। मास की वैल्यू कितनी की बना 0.5 kg, तो यानी कि 1/2। स्टिल मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी की कितनी वैल्यू दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल इसका आंसर ना 24 आना चाहिए आपके पास। कोसाइन 60 की वैल्यू हाँ जी ये बात ठीक है आपकी, तो ये आपके पास आ जाएगा 24 न्यूटन। कितना आंसर आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन यानी कि 24 न्यूटन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें भी ना आपको ना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दे दिया, 60 डिग्री का एंगल दे दिया, हिट ए वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड रिटर्न एट द सेम एंगल। तो यानी कि ये भी ना एंगल नॉर्मल के साथ दिया हुआ है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, हेयर जो फोर्स है, फोर्स को आप ना कैसे फाइंड आउट करोगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो मोमेंटम का चेंज हुआ इज इक्वल टू, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2। सो ट्राई इट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को आपने ना ट्राई करना है सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना उस पर ये बेस्ड है, उसमें भी टाइम की वैल्यू दे रखी थी और फोर्स की वैल्यू पूछ रखी थी। एग्जैक्टली सेम तरीके से आपने प्रोसीड करना है, और 60 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट वन इज, ए शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो यहां पे कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जब एक शेल है उसको ना थ्रो किया गया, मान लीजिए जैसे प्रोजेक्टाइल की शेप में उसको थ्रो किया गया, तो ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट उसके ना 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब फ्लाइट के दौरान उस शेल ने एक ना नॉन जीरो वेलोसिटी एक्वायर की हुई है, तो उसके पास एक नॉन जीरो मोमेंटम भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी टोटल जर्नी के दौरान उसका मोमेंटम ना कंजर्व रहेगा। सो जैसे उसके ना फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो इंडिविजुअल फ्रेगमेंट ना डिफरेंट मोमेंटम के साथ मूव करेगा, यानी कि उनके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम का वेक्टर सम होगा वो इनिशियल जो शेल का जितना मोमेंटम था एग्जैक्टली उतना ही रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम इज ऑलवेज ए
कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो क्या कंजर्व रहेगा यहां पे? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक आदमी ने ना एक ना बुलेट का मास आपको दे रखा है, 200 ग्राम की बुलेट है, उसको ना किस स्पीड से थ्रो किया? 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। द गन इज ऑफ 1 किलोग्राम मैस। और जो गन का मास है, क्योंकि गन से ही तो फायर किया जाएगा ना बुलेट का, गन का मास कितना दे रखा आपको? 1 किलोग्राम की गन है। बाय वट वेलोसिटी द गन रिबाउंड बैकवर्ड। तो जो वो गन है वो कितनी वेलोसिटी से ना रिबाउंड करेगी? जैसे ना एक आर्मी पर्सन क्या करता है, जब वो ना फायर करता है तो वो बुलेट का गन का जो एंड पॉइंट है वो ना जैसे ना वुड का बना होता है, उसको अपने ना शोल्डर की सपोर्ट दे देता है, ताकि जो पूरे सिस्टम का मास है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो? मास ऑफ द पर्सन प्लस मास ऑफ द गन। और अगर वो ना शोल्डर और गन के बैक साइड में जो वुडन का बना होता है, अगर वो गैप रखेगा ना, तो वो, क्योंकि ना जो गन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम गेन करती है, तो उससे ना उसका ना शोल्डर डैमेज हो सकता है, इसलिए वो अपने ना शोल्डर के साथ हमेशा उसको कांटेक्ट में रखता है फायर करने से पहले। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन हमको अप्लाई करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने से पहले ना अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे, देखो ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, काइंडली कोऑपरेट, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप कहोगे कि बुलेट भी इतनी लंबी बना दी है ना तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए M1 मास बुलेट का है और जो M2 मास है वो गन का है। V1 बुलेट की वेलोसिटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो गन की वेलोसिटी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको अगर आप ना V2 से एक्सप्रेस कर देते हो। सो इस तरीके से अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी ऑफ गन, V2 की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अप्लाई, जब ना फायर नहीं किया था तो इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम था वो कितना था? 0 था। और फाइनली भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी बन जानी चाहिए? फाइनल मोमेंटम के इक्वल। अब इनिशियल मोमेंटम की तो वैल्यू 0 है, और फाइनल, मान लीजिए ये जो बुलेट है इसने फॉरवर्ड मोमेंटम गेन किया, उसको आप MV1 से एक्सप्रेस करते हो, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। गन के केस में क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है वेलोसिटी की, तो M2 इंटू में V2, इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ जानी चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 है ना। अब V2 की वैल्यू सिंपली आपको ना फाइंड आउट करनी है, तो ये बनेगा आपके पास मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। इस तरीके से आप ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो बुलेट है, बुलेट का मास कितना है? 200 ग्राम गिवन है, तो आप इसको ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड सही है, डिवाइडेड में गन का मास कितना आपके पास? 1 किलोग्राम का मास है गन का, 1 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। सो ओवरऑल आपके पास ऐसा ही सिस्टम है ना, जैसे किलोग्राम और मीटर पर सेकंड के अंदर है ये वैल्यू। अब आपको कितनी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बन जाएगा 10, और यानी कि 10 की पावर 3, तो ओवरऑल आपके पास 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड है ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, और इसमें ना एक बात और मैं आपको बताऊं, अच्छा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना इसी के ऊपर बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगना वैसे तो ओवरऑल। जैसे ये ना रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, इसका एक न्यूमेरिकल ना इस क्लास का जो सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है वहां पे भी आएगा आपका, तो इस बात का आपने ना ध्यान रखना है। अब यहां से जैसे आपके पास ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का था, और उससे पहले वाले क्वेश्चन हमने न्यूटन थर्ड लॉ पे डिस्कस किए थे, जैसे हमने इंपल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें हमने ना मोमेंटम के चेंज को कंसिडर किया था। और यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो ना मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड चले हुए हैं।
एक मास है 1 किलोग्राम का, उसको ना अपवर्ड थ्रो किया गया, वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकंड। जैसे ये वो मास है, मास कितना है 1 किलोग्राम का, इसको ना अपवर्ड थ्रो कर दिया और किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर दिया, जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको ना 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद उसके ना दो टुकड़े हो गए। अब मान लीजिए ना 5 सेकंड के बाद ना ये ना यहां पे अगर पहुंच जाता है, तो 5 सेकंड के बाद ना इसके ना दो सेगमेंट में ये कुछ इस तरीके से ना ब्रेक हो गया। t इज इक्वल टू 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड ये इंसिडेंट हुआ। वन पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम कम्स डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों में जो ना छोटा मास है, यानी कि ये वाला 400 ग्राम का क्या मतलब है 0.4 किलोग्राम। 0.4 किलोग्राम ने ना डाउनवर्ड वेलोसिटी एक्वायर कर ली। मान लीजिए इस वेलोसिटी को अगर आप ना v1 से एक्सप्रेस करते हो, ये डाउनवर्ड कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली 25 मीटर पर सेकंड। और जो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी है, दूसरे पार्ट का मास कितना आपके पास 0.6 किलोग्राम। अब मान लीजिए मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ना इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में v2। अब इसकी ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? ओवरऑल जो इनिशियली मोमेंटम था वो ना अपवर्ड डायरेक्शन में था, अब ये छोटे वाला पार्ट ना ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है 6 सेकंड के बाद, लेकिन सिस्टम का जो मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन तो फॉरवर्ड ही रहनी चाहिए ना। सो हम ये मान के चलते जो लार्ज वाला पार्ट है वो ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ताकि वो जो इनिशियल मोमेंटम है ना उसके जितने मोमेंटम को मेंटेन कर पाए। सॉरी। अब एक बात इंटरेस्टिंग केस में आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे ना ये ऑब्जेक्ट ना अपवर्ड ना मूव करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ना ये स्लो डाउन होता चला जाएगा। उसका रीजन क्या है, इसकी मोशन ना अगेंस्ट ग्रेविटी है। अगर इसकी ना वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, स्लो डाउन होती जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि इसका ना मोमेंटम भी तो स्लो डाउन होता चला जाएगा, इसका मोमेंटम भी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब एग्जैक्टली जो इन्होंने बोला कि 5वें सेकंड में 5 सेकंड के बाद जो इसका मोमेंटम है, उस मोमेंटम के कोरस्पोंडिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात का ये सबसे जरूरी पॉइंट है। यहां पे इनिशियल मोमेंटम के कोरस्पोंडिंग आप कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे ही जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बॉडी के ना डिफरेंट फ्रेगमेंट बन गए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका मोमेंटम था ना वो कंजर्व हमको रखना है। सो अगर आप इसके ना मोमेंटम की बात करते हो, जो इसका मोमेंटम है t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे, उसको आपने ना इनिशियल मोमेंटम मान के चलना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके ना फाइनल मोमेंटम के इक्वल बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, 5 सेकंड के बाद ना इसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी। अब ये आपका ए बन जाएगा, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लीजिए कैपिटल M, और जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद है, इज इक्वल टू, अब इसी के ना दो डिफरेंट फ्रेगमेंट हो गए, एक तो है M1, और M1 की मोशन है डाउनवर्ड V1 वेलोसिटी के साथ, वो आपको दे रखी है, और M2 फ्रेगमेंट की वेलोसिटी है अपवर्ड। यहां पे फिलहाल आप ना पॉजिटिव साइन ही यूज कर लो, V2 की वैल्यू ना आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, M2 इंटू V2। होप आपको ये समझ में आया होगा। M1 और M2 मास कहां से आए हैं, ये एक ना लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, इसके ना दो फ्रेगमेंट हो गए जब इसके अंदर क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, यानी कि इसके दो टुकड़े बन गए। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके टुकड़े बने, वहां पे इसका ना मोमेंटम आपको चेक करना पड़ेगा। मास इसका कितना रहेगा, मास तो इसका वही रहेगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू, अब इस पॉइंट पे जब इसके ना दो टुकड़े बने, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी बन जाएगी u प्लस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू में टाइम, टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड के बाद ऐसा हुआ, और क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है, आपको ना यहां पे ना माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है, इज इक्वल टू, अब M1 का मास कितना दे रखा आपको ना 0.4 किलोग्राम इंटू में वेलोसिटी उसकी डाउनवर्ड है, वो वेलोसिटी आपने ना 25 ऑलरेडी गिवन है, प्लस में क्या है M2 मास आपके पास कितना है 0.6, और उसकी वेलोसिटी को V2 का नाम दे देंगे। अगर V2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि जो सेकंड इसका सेगमेंट है वो अपवर्ड वेलोसिटी गेन करेगा।
और अगर नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव पे तो वो अपवर्ड गेन करेगा, पॉजिटिव पे डाउनवर्ड गेन करेगा। इस बात का अपने ध्यान रखना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही ऐड कर रहे हैं उनको। अब इसके बाद जरूर देखो ध्यान से। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको 100 मीटर पर सेकंड गिवन ऑलरेडी। यू की वैल्यू आपने क्या यूज करनी है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। यू की वैल्यू आपने यूज करनी है 100, माइनस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपने 10 यूज करनी है, तो ये आपके पास बन जाएगा 50 इज इक्वल टू। अब यहां पे इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 और डेसिमल के नाम का 10, तो आपके पास ये बन जाएगा 10 फर्स्ट पार्ट में, प्लस ये आपके पास बन जाएगा 6v2 डिवाइडेड बाई 10 स्टिल इज इक्वल टू। राइट साइड में आपके पास आएगा 50, एलसीएम लेके ना 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पे आपके पास बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 6 टाइम्स v2 स्टिल इज इक्वल टू। अब यहां पे आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 500, तो v2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी ओवरऑल, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे इसको। 500 में से 100 गया तो ये बन जाएगा 400 और आपने इसको ना 6 से डिवाइड कर देना इज इक्वल टू। सो फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 6 या 36। एक मिनट, कैलकुलेशन में ये देख लीजिए 1 किलोग्राम का मास है, 1 पार्ट 400 ग्राम। अच्छा, क्योंकि हमने वो ग्राम में, यहां हमने वैसे ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर ही लिया इसको, आपने इसको ना 1000 से डिवाइड करना है, ये भी बात ठीक है, और 600 0.6 आना चाहिए ग्राम। हमने किलोग्राम में कंसीडर किया वो 1 ही है। वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है, माइनस में g इंटू में t, g की वैल्यू 10 है 5 सेकंड के बाद, यानी कि 5 है। अब इसकी वेलोसिटी है इट 1 पार्ट डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि आपने डिफरेंट डायरेक्शन कंसीडर करके चल रहे हो ना, अपने यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। नेगेटिव साइन की वजह से हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया अभी तक। यहाँ पे अपना नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए, नेगेटिव साइन के बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ पे माइनस साइन कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो साइन तो आपको उसके कोरस्पोंडिंग ही कंसीडर करने पड़ेंगे। स्टिल इज इक्वल टू, वो उधर आगे क्या, इधर आगे ना प्लस में बन जाएगा 100 में से, जब आप ना ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 400 है। इनिशियल वेलोसिटी 100 है, उसकी वैल्यू 50 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 50, इधर आपने एलसीएम कितना 25, 4 को जब आपने ना किससे डिवाइड किया 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 100, 100 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 आ जाएगा, माइनस में 6v2 डिवाइडेड बाई 10, यहां पे आपके पास बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा 6v2। यहां तक भी ठीक है बिल्कुल। ये 50 आया था, 10 उधर जाके ना क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 बन जाएगा, और v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 6। फर्दर इसको सोल्व करके देखते हैं, 6 या 36 40 बच जाएगा यहाँ पे, और ये दोबारा फिर 6 जा, और पॉइंट में ये तो 60.6 ऐसे कुछ आया मीटर पर सेकंड। एक बार मैं इसका ना आंसर चेक कर लेता हूं, इसका ना आंसर क्या इन्होंने ना निकाला हुआ है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फिर इसको। इसका जो आंसर आया हुआ है, इसका आंसर इनका तो आया हुआ है ना 100 आया हुआ है, 100 आंसर आया हुआ है इसका। सिक्सटी राइट साइड में, जब आप इसको ना फर्दर कंसीडर करते हो, यहां पे आपने ना पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, अपवर्ड मोमेंटम को, वो डाउनवर्ड मोमेंटम। अब आप ये देख लीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन को अगर आप ना पॉजिटिव मान के चलते हो ना, तो ये डायरेक्शन भी आपको ना पॉजिटिव में कंसीडर करनी पड़ेगी। इसको हम ना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे आपको ना जो साइन है ना वो ना मोमेंटम की डायरेक्शन के बेस कंसीडर करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, कैपिटल एम वी इज इक्वल टू, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि माइनस में m इंटू वी1, और ये बन जाएगा प्लस में m2 इंटू वी2। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब 1 किलोग्राम का मास है
और इसकी ना 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी की वैल्यू 100 है, माइनस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू 5 है, और 5 सेकंड के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू माइनस में m1, ये आ जाएगा 0.4, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास 25, प्लस में उसकी वैल्यू है 0.6 और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना, फर्दर आप इसको ना कैसे सोल्व करोगे, 100 में से ना 50 गया, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50 इज इक्वल टू माइनस में 25 को 4 से करोगे 100, 100 को 10 से डिवाइड करोगे ये 10 आ जाएगा, प्लस में 0.6 और ये आ जाएगा आपके पास v2, स्टिल इज इक्वल टू v2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.6 स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर सोल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 100 मीटर पर सेकंड। यहां पे आपने ना ये ध्यान रखना है, जब आपने इनकी ना साइन कन्वेंशन कंसीडर करोगे, आपने ना मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम को ना पॉजिटिव मान के कंसीडर कर लेना, यानी कि अपवर्ड को आपने पॉजिटिव मानना है। अपवर्ड वाली तो इनिशियल ब्लॉक जो इनिशियली एक मास 1 किलोग्राम का मास था, अपवर्ड मोमेंटम पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और फाइनली ये जो इसका ना 0.4 किलोग्राम है, इसकी मोशन डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड को हमने पॉजिटिव मान रखा, तो यहां पे आपने ना नेगेटिव साइन कंसीडर कर लिया। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक ऑब्जेक्ट है वो एयर के अंदर ना फ्लाई कर रहा है, उसकी ना वेलोसिटी आपको दे रखी है, उसके ना 2 टुकड़े हो जाते हैं एयर के अंदर ही, और उनकी जो मासेस है, मास का रेशो है 1:5, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए जैसे ये एक ना ब्लॉक है कैपिटल M, और एयर के अंदर ना इसके कैपिटल M ब्लॉक के ना 2 फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं, ये तो है स्मॉल m और दूसरा बन जाएगा ये 5m। इसका रीजन क्या है, क्योंकि उनकी रेशो आपको दे रखी है 1:5। द स्मॉलर मास फ्लाई ऑफ विद वेलोसिटी, अब जो स्मॉलर मास है मान लीजिए उसकी वेलोसिटी को अपना v1 से एक्सप्रेस कर देते हो, वो वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी, अब जो लार्जर पीस की वेलोसिटी अगर आप उसको ना v2 से एक्सप्रेस कर देते हो, तो v2 की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, और इनिशियली यहां पे जो वेलोसिटी u है ये वैल्यू आपको गिवन है। सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने अप्लाई कर देना, यहां पे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना। वेलोसिटी आपको ना वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, यानी कि मोमेंटम भी वेक्टर की फॉर्म में आपको इसका लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, इनिशियली आपके पास क्या था, कैपिटल M मास था, और उसकी वेलोसिटी को कैपिटल V वेक्टर से शो करोगे। इसके 2 फ्रेगमेंट हो जाते हैं, पहले का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी को आप अगर ना u से v से एक्सप्रेस कर देते हो, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को ना u से एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो दूसरा इसका फ्रेगमेंट है वो बन जाएगा m2 मास का, उसकी वेलोसिटी को v2 से एक्सप्रेस कर दोगे। अब जरा ध्यान से देखना, जो m1 बाई m2 है ना, इसका वैल्यू आपने ध्यान रखना, m1 बाई m2 की है 1/5, तो m1 को अपना 1k मान लो और m2 को अपना 5k मान लीजिए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या सिंपल आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये रेशो है हेयर m1 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5 ऑफ कैपिटल M मास, जो इनिशियल मास हमने कैपिटल M मान रखा था, तो ये बन जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6। और जब आप ना m2 को कंसीडर करते हो, m2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5 कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6। इस तरीके से आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू को तो कैपिटल M ही रखोगे, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 20i, और ये बन जाएगा प्लस में 25j, और ये बन जाएगा माइनस में 12k। और राइट साइड में जो आपके पास वैल्यू आएगी, m1 की वैल्यू कितनी आती है, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6, ये बन जाएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6। और यहां पे स्मॉलर मास की है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, v1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यह आ जाती है आपके पास 100i प्लस में 35j, और फाइनली प्लस में 8k लिखा हुआ है। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस विल बी, लार्जर पीस कौन सा है, दूसरे वाला, तो ये बन जाएगा 5m डिवाइडेड बाई 6, और इसकी वेलोसिटी को आप ना सिंपल v2 का नाम दे दीजिए।
यहां से आपको ना जस्ट ना V2 के लिए इसको सोल्व करना है इक्वेशन को। कैपिटल एम ना थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। 6 को आप ना लेफ्ट में एलसीएम कंसीडर करके ना राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ओवरऑल जैसे ना V2 की वैल्यू लिख रहा हूं अभी यहां पे, कैसे आप इसको ना सोल्व करोगे। जैसे आपके पास ना V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6 तो ना क्रॉस में चला जाएगा, तो सबसे पहले तो यहां पे आएगा आपके पास 1/5, और चाहे आप इसको ना ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लो, चलो ठीक है, 1/5, 6 ओवरऑल मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 को आपने ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 120i, प्लस में जब आप 25 को 6 से करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलती है 150, और ये बन जाएगा j। 12 को 6 से करोगे तो ये बन जाएगा 72k। और आपने ना इस वैल्यू में से ना कौन सी वैल्यू ना सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वाली वैल्यू ना राइट साइड में जाके क्या बन जाएगी, नेगेटिव में बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ये। सो नेगेटिव में जाएगी तो ये आपके पास बन जाता है 100i, प्लस में 35j, और प्लस में ये बन जाएगा 8k। इस तरीके से आप इसको ना लिख सकते हो। फाइनल जब आप इसको ना कंक्लूड करते हो, फाइनली जब आप इसको ना कंक्लूड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो V2 आपके पास आंसर ना वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, ये बनेगा 1/5 ऑफ 1/5। आपको ना किसका करना पड़ेगा, ये आपको ना ध्यान से नोट करने वाली बात है। 6 तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया था, उसके साथ तो हो जाएगा, उसके साथ नहीं होएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके साथ एलसीएम में था। 120 में से ना 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास बनता है 20i। 150 में से ना 35 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो वैल्यू कितनी बनती है आपके पास 150j, और फाइनली माइनस में 72k, तो ये वैल्यू आपके पास बनती है माइनस में 62k। अब आपने ये वैल्यू ना 5 से डिवाइड करके लिखनी है। अब 5 से जब आपने डिवाइड करते हो, 6 तो ना ओवरऑल एलसीएम ही उधर चला गया था। बड़े वाले मास की वैल्यू आपके पास 1/6 थी, वो 5/6 था। 6 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो 150, ये 72 आ जाएगा। अगर 4 पे ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 4i, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, 23 आना चाहिए दूसरी टर्म, ये भी ठीक है, लेकिन ये वैल्यू तो नहीं कैंसिल हो रही ना, यानी कि यहां पे आपके पास जो आएगा वो 80 आना चाहिए। अरे ठीक तो है, माइनस में 80 आएगा, माइनस में 80k ही तो आ रहा है। 5 से डिवाइड करके ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने इसमें ना अप्लाई किया है। आपको ना वेलोसिटी वेक्टर सेंस में दे रखी है, तो मोमेंटम को भी आपने वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एक लार्ज मास के ना 2 टुकड़े आपने बना लिए, तो उनका फ्रैक्शनल मास आपने फाइंड आउट कर लिया 1:5 की टर्म्स में। नेक्स्ट वन इज, एक शेल है जिसका मास स्मॉल m है, उसको इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 0, इनिशियली वो ना रेस्ट पे प्रेजेंट है, तो इनिशियल उसका मोमेंटम भी कितना बन जाएगा 0। ये शेल है, ये इसका मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट हैविंग मासेस इन द रेशो। अब इसके ना 3 फ्रेगमेंट बन गए। जब इसके ना 3 फ्रेगमेंट आप बनाते हो और उनके मास है 2:2:1 में, यानी कि पहले 2 तो अप्रोक्सीमेटली ना सेम मास के, और तीसरे वाला उनसे ना हाफ मास का है, यानी कि 2:2 और 1:1, इस रेशो में उनके मासेस है। इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v। अब इन्होंने ये कहा है कि जिन 2 फ्रेगमेंट का ना इक्वल मास है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना 90 डिग्री पे फ्लाई ऑफ करते हैं। जिसका मास 2 है ये उसकी वेलोसिटी है, और जो दूसरा ना 2 मास वाला है ये उसकी वेलोसिटी है, एक दूसरे के ना 90 डिग्री पे। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को हम v1 से एक्सप्रेस कर देते हैं और दूसरे मास की वेलोसिटी को अपना v2 से एक्सप्रेस कर देते हो, और जो थर्ड है इसकी वेलोसिटी को मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को अपना v3 से एक्सप्रेस कर देते हो। द स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट इज, तो जो थर्ड लाइटर फ्रेगमेंट है ना उसकी वेलोसिटी आपको ना फाइंड आउट करनी है, या हम कहें आपको उसकी ना स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 किलो यूज होएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल।
अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम था ना इस लार्ज साइज के ब्लॉक का, वो ना फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 3 के 3 फ्रेगमेंट का। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जो लार्ज साइज बॉडी थी या शेल थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियली इसके पास कोई मोमेंटम है ही नहीं, और फाइनली जो वो फ्रेगमेंट बनते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, अब यहां पे इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, इन दोनों की जो स्पीड है ना v1 और v2 की वैल्यू भी आपस में इक्वल है, जो कि v के इक्वल है। 90 डिग्री पे ये क्या कर रहे हैं, फ्लाई ऑफ कर रहे हैं। 90 डिग्री पे जब ये फ्लाई ऑफ करेंगे तो आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, यहां पे जो मास है सिंपली आप इसको ना 2 से ही एक्सप्रेस कर दो सिंपल, क्योंकि जब आपने यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, मान लीजिए k इंट्रोड्यूस करोगे, वो वैसे भी ना कैंसिल होके कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ v, हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ v1 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ v2 वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ v3 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास है ना v3 वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा आपके पास v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अब जो v1 और v2 वेक्टर है वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री पे जब आप उनकी ना वैल्यू फाइंड आउट करते हो, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर वो ना 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपके पास, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। v1 और v2 का एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है, v एक दूसरे के इक्वल है, प्लस ट्वाइस ऑफ v1 इंटू v2 को साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं ना इनके वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब जो v3 है ना उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आती है फाइनली, माइनस में 2। अब कोस 90 की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, 0। v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ट्वाइस ऑफ v स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये बन जाएगा वेलोसिटी। फर्दर जब आप इसका ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो वेलोसिटी है, तो स्पीड की वैल्यू के लिए आपको ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा। स्पीड के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी कि सॉरी माइनस में 2 अंडर रूट 2 v इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वैल्यू आपके पास आती है पॉजिटिव में 2 अंडर रूट 2 v, 2 अंडर रूट 2 v, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। v1 और v2 दो ऐसे वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम था, और जो एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे थे, उनके जब आप रिजल्टेंट करोगे तो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम मैग्नीट्यूड है ना दोनों वेक्टर का, इस वजह से। नेक्स्ट वन इज, एक 1 किलोग्राम स्टेशनरी बॉम्ब है, उसके ना 3 टुकड़े कर दिए गए, जैसे ना प्रीवियस क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से ही आए, हैविंग मासेस 1:3:1। पहले दो पार्ट का मास सेम है, यहां पे आपको ना इनिशियल ऑब्जेक्ट का मास जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम गिवन है, अब इसके ना 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े तो ना सेम मास के हैं कुछ इस तरीके से, और जो तीसरा टुकड़ा है उसका मास ना इनके कंपैरिजन में ना 3 टाइम्स ज्यादा है, 1:1:3, ऐसे आप इसको ना लिख सकते हो। 1 किलोग्राम के 3 सेगमेंट, पार्ट्स हैविंग सेम मासेस मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कुछ कुछ ना ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, जिन दोनों पार्टिकल का मास सेम है ना, अब मान लीजिए ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना 90 डिग्री पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये जैसे 1 है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, और जो दूसरा 1 किलोग्राम का मास है ना, जो ये दूसरा 1 किलोग्राम का सेगमेंट है, इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, और वेलोसिटी उतनी है इसकी जितनी ना फर्स्ट पार्टिकल की, 30 मीटर पर सेकंड। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। देन द वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट विल बी, सिंपली थर्ड पार्ट की आपको ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, ये यहां पे ना इनिशियली इसकी ना वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे लिखोगे, यूजिंग
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ना ये। कभी आप सोचो कि हम एंगुलर मोमेंटम स्टडी कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। 1 किलोग्राम मास का ना, जैसे ये 1:3 है, ओवरऑल बन जाएगा 3, 1, 4 और 5, तो इनिशियली ये बन जाएगा 1/5। इसके लिए मैं वेलोसिटी लिखता हूं v1 प्लस 1/5, इसके लिए वेलोसिटी लिखता हूं v2। होप आपको ये रेशियो समझ में आई होगी। और प्लस फाइनल जो पार्टिकल है ये बन जाएगा 3/5, उसकी वेलोसिटी को मान लीजिए v3 का नाम दे दिया जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू ही आपको ना फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, v3 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको माइनस में आंसर मिलता है। वो आंसर क्या मिलता है, 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली 1/3 ऑफ, ये बन जाएगा v1 प्लस v2। होप आपको ये कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली उसी की तरह ही हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, v3 की वैल्यू माइनस में 1/3। अब जो v1 v2 है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो एक के मैग्नीट्यूड को ना सिंपल, एक के मैग्नीट्यूड को आपने ना मल्टीप्लाई कर देना √2 से, क्योंकि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, यहां पे मैग्नीट्यूड कितना है 30, v1 और v2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 30, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करो और उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो ओवरऑल जो v3 का अगर आप ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 10√3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। नेक्स्ट वन इज, एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, वो रेस्ट पे है, उसके ना 3 फ्रेगमेंट हो गए, जैसे ना पहले वाला क्वेश्चन था। रेशो आपको दे रखी है 1:1:3। The fragment with equal mass fly in mutually perpendicular direction with speed than the velocity of the heaviest fragment। अब जैसे हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बेस पे, तो आपने क्या करना है, ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ बेस्ड ऑन 2 प्रीवियस क्वेश्चन। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन करवाया ना उन पे ये बेस्ड है, तो आपने खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट वन इज, हाँ इसमें वेलोसिटी ही पूछ रखी है ना, जैसे यहां पे भी हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, यहां पे भी वेलोसिटी फाइंड आउट की थी। सो नेक्स्ट वन इज, एक एक्सप्लोजन हुआ, उसने एक ना रॉक को 3 हिस्सों में तोड़ दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। 2 of them goes off at right angle to each other, वही सिचुएशन है। The first part of mass 1 kilogram move with a speed of 12 and second part with speed with mass 2 kilogram 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second then its mass is। इस बार आपसे ना मास पूछ लिया, प्रीवियस 3 क्वेश्चन थे इसके बेसिस पे, जिसमें ना 3 सेगमेंट में वो ब्रेक हुआ। तीनों में क्या पूछ रखी थी कि थर्ड पार्टिकल की आपको ना वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, यहां पे ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वजह से ये अलग है। एन एक्सप्लोजन ब्रोक ए रॉक इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम मूव विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। कुछ इस तरीके से आप इसको ना ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए वो रॉक है, उसका मास को आप ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। अब जो इसमें ना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मास इन्होंने बोल रखा है 1 किलोग्राम, मूव विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट है जो इसका, जो सेकंड पार्ट है उसका जो मास दिया हुआ है, उसका मास कितना आपके पास 2 किलोग्राम। और मान लीजिए जो थर्ड पार्ट है उसका मास कितना है 1 किलोग्राम। एन एक्सप्लोजन ब्रेक ए रॉक इनटू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इनिशियल आपको ना वेलोसिटी की कोई नॉलेज नहीं है, तो हम ना ये क्या मान के चल सकते हैं, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसका मोमेंटम आप 0 मान के चलो। इनिशियल वेलोसिटी आप इसको ना 0 कंसीडर करके चलोगे
तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। टू ऑफ मास गोज ऑफ एंड राइट एंगल टू ईच अदर। अब यहां जरा ध्यान से देखना, जो 1 किलोग्राम वाला मास है ना, ये मास है 1 किलोग्राम का, इसकी जो वेलोसिटी है, फर्स्ट मास ऑफ पार्ट 1 किलोग्राम मूव विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद जो ना दूसरा मास गिवन है और सेकंड पार्ट है जो उसका मास कितना है 2 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम है, ये एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगे और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपके पास 8 मीटर पर सेकंड। अब जरा ध्यान से देखना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लगा दीजिए फिर कैपिटल M इंटू यू, वैसे तो वो 0 ही है, ये बन जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रेगमेंट का मास कितना है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी उसकी कितनी दे रखी है आपको 12 मीटर पर सेकंड, प्लस दूसरा मास कितना है 2 किलोग्राम का, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड, प्लस और जो थर्ड मास है, थर्ड मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी को अपना V3 से एक्सप्रेस कर दोगे सिंपली। इसका मतलब अपना क्या लिख सकते हो यहां पे, M इंटू V3 को अपना क्या लिख सकते हो, ये चला जाएगा माइनस में। अब ये दो ऐसे वेलोसिटी वेक्टर हैं जो ना 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, आप इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, यहां पे अपना V1 यूज कर लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे ना, यहां पे अपना V2 यूज कर लीजिए। अब देखना जरा ध्यान से, तो ये बनेगा आपके पास माइनस में, ये बनेगा V1 प्लस और इसका मास कितना है ट्वाइस ऑफ V2। इनकी वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने एंगल पे एक्ट कर रही है 90 डिग्री पे एक्ट करेगी। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, अब वेलोसिटी आपको ना कितने उस पे दे रखी है 90 डिग्री पे दे रखी है, जब आपको ना इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, विद 4 मीटर पर सेकंड, फोर्थ पार्ट की थर्ड मास की आपको ना वेलोसिटी दे रखी है, मास फाइंड आउट करना है सिंपली। और M3 था ना, M3 से ही लिखो इसको, 4 टाइम्स M3 इज इक्वल टू, अब V1 और V2 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ना 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो जब आप इनका ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, V1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ V2 इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स M3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर V1, वेलोसिटी V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ना 12, इसके मैग्नीट्यूड का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस अब ट्वाइस ऑफ V2, क्योंकि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का ही मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं एक तरीके से यहां पे। कभी आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये जो V2 के साथ ना 2 इसका कोफिशिएंट आया, ये तो ना M2 की वैल्यू है, हाँ जी ये M2 की वैल्यू है, लेकिन हम ना मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप ना सिंपली मान के चलना V1 का मतलब यहाँ पे मोमेंटम ही है एक तरीके से, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्वाइस ऑफ V2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 है, V2 वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर करोगे बन जाएगा आपके पास 64, या सिंपली आप यहाँ पे ना ऐसा लिख लीजिए 8 का ना स्क्वायर करके लिख लो। अब फर्दर आपको ना मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो फाइनली जब आप इसको ना सोल्व करते हो 4 टाइम्स M3 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट के अंदर ना जब आपने 12 का स्क्वायर करोगे आपको वैल्यू मिलती है 144 प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 का जब आपने ना 4 टाइम्स करते हो 64 का डबल होता है 128 और उसका डबल होता है 256। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू मिलती है आपको 0, 5, 6 स्टिल 0 कैरी 1, तो ये बन जाएगा 400। तो M3 की वैल्यू आपके पास 400 का जब आप अंडर रूट करते हो, ये तो सिंपल 20 का स्क्वायर है, 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5 किलोग्राम मास आ जाएगा जो वो थर्ड सेगमेंट है उसके लिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, सो फाइनली लास्ट
बट नोट द लिस्ट। क्या सिचुएशन गिवन आपको इस क्वेश्चन में? एक पर्सन है, एक राइफल को होल्ड किया हुआ, मास ऑफ पर्सन और जो राइफल का ना टुगेदर मास कितना है वो ना 100 किलोग्राम है। एक स्मूथ सरफेस पे वो खड़ा हुआ है और उसने फायर कर दिया 10 शॉट इन 5 सेकंड। नंबर ऑफ शॉट पर सेकंड में कितने शॉट किए? 10 को आप ना 5 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। मतलब इसका नंबर ऑफ शॉट्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ फायर, मतलब कि उस राइफल से ना कितनी जो बुलेट है उनको ना थ्रो किया जा रहा है पर सेकंड 2। इस बात का आपने ध्यान रखना है, 2 बुलेट को थ्रो किया जा रहा है। ईच बुलेट हैज ए मास ऑफ 10 किलोग्राम। अब मास ऑफ बुलेट को आप ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वो आपको कितना दे रखा है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब है 0.01 किलोग्राम विद मजल वेलोसिटी, यानी कि मजल वेलोसिटी उतनी होती है जितनी ना वेलोसिटी ऑफ बुलेट होता है, उसको आप v1 से एक्सप्रेस कर सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 8 मीटर पर सेकंड। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। और जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम बेसिकली कितना है, पर्सन का और गन का जो कंबाइंड मास है वो आपको कितना दे रखा है 100 किलोग्राम। सिंपल, जैसे मैंने आपको ना बताया था, हमने यहाँ पे ना जो हमारा ना 4th क्वेश्चन था, आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन था, जिसमें हमने ना रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। मैंने ये बोला था कि जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो भी ना रिकॉइल वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है। रिकॉइल वेलोसिटी के लिए आपको सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, स्टैंड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू 0 आपके पास। सिंपली कोई कंफ्यूज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इसमें। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली जैसे जो मजल है, मजल जो ना उसमें से बुलेट को थ्रो कर रही है वो तो ना फॉरवर्ड मोमेंटम गेन करेगी, और जो ओवरऑल जो आपके पास गन है वो ना बैकवर्ड मोमेंटम गेन करेगी। तो फाइनल मोमेंटम जब आप इसमें लिखोगे तो ये बन जाएगा कैपिटल एम, और यहां पे ना आप ना इसको ना v2 का नाम दे सकते हो, v2 प्लस में स्मॉल m इंटू v1, जो एक तरीके से आपके पास क्या है, बुलेट है, उसके लिए हमने ये चीज लिखी है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको तो ना v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन। तो v2 की वैल्यू, और मैग्नीट्यूड में अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आप ऐसे लिख सकते हो mv1 डिवाइडेड बाय कैपिटल m, मैग्नीट्यूड की सेंस में। और जब आप उसका ना मैग्नीट्यूड मास की वैल्यू कंसीडर करते हो ना, पर सेकंड ना नंबर ऑफ शॉट्स भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। यहां पे ना अपना एक इसमें ना साथ में एन भी आपने यूज करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ शॉट्स भी तो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो v2 की वैल्यू आपके पास आएगी, नंबर ऑफ शॉट्स की वैल्यू 2 है, बुलेट का मास कितना है 0.01, v1 वेलोसिटी कितनी है 800, डिवाइड में गन का मास या फिर जो इन्होंने बोल रखा है राइफल का वो कितना 100 किलोग्राम, स्टिल इज इक्वल टू। तो यहां से जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, v2 की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करते हो क्या वैल्यू मिलती है आपको, जब आप ना 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 16, और 00 डेसिमल के बाद है ना 2 पॉइंट है, तो यानी कि 100 डिवाइड में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर का 800 का 00 कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइड में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 0.16 मीटर पर सेकंड, 0.16 मीटर पर सेकंड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसका आंसर है ना वो किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, स्पेशली वेलोसिटी वाली वैल्यू। अब इन्होंने बोल रखा है एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स का आंसर ऑप्शन में सही दिया हुआ है, समझ रहे हो। अब एवरेज फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, एवरेज फोर्स के लिए आप ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एवरेज फोर्स के लिए सिंपली सॉरी एवरेज फोर्स, मोमेंटम की वैल्यू आपको पता चल गई है, सिंपल मास इंटू वेलोसिटी कर दो,
एवरेज फोर्स कितना जाएगा, जो गन का मास है ना और उसको उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो v2 से, कैपिटल M को। सो गन का मास कितना है 100 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी कितनी फाइंड आउट किया हमने 0.16। तो ओवरऑल आपके पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16 न्यूटन। अब 16 न्यूटन ना दो ऑप्शन में है, लेकिन जो हमारा यानी कि उसके हिसाब से देखा जाए, जैसे यहाँ पे 0.16 है, ऑप्शन में आपके पास है ना 1.6 आया और नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब रिकॉइल वेलोसिटी। सो और 16 के हिसाब से, लेकिन इसका कोई भी आंसर ट्रू नहीं बनेगा जो बेसिकली ना उसमें मेंशन है बुक में, उसमें ये लिखा हुआ कि भी गिवन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी जो बेस्ड होगी वो रहेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। आपने फर्दर इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।